कहानी की शुरुआत में हम बीमस नाम के एक लालची और चालाक सेल्समैन को देखते हैं। बीमस जानवरों को पकड़कर उनकी नीलामी किया करता है। एक दिन वह गांव वालों से कहता है, फसल बोने के दिन शुरू हो चुके हैं और तुम्हारे जो जानवर हैं वो बेअक्ल, कमजोर और बिल्कुल नाकारा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो तुम्हारी जिंदगी आसान बना देगी। इतना कहकर बीमस सबके सामने अपने साथ लाए हुए थॉरिफेंट प्रजाति के जानवरों को दिखाता है। इन जानवरों की सबसे हैरान कर देने वाली खासियत यह होती है कि ये इंसानों की तरह बात कर सकते थे। बीमस गर्व से कहता है, ये जानवर बेहद ताकतवर हैं और खेतों में तुम्हारे लिए किसी इंसान से कम काम नहीं करेंगे। जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि ये जानवर सच में इंसानों की तरह बोल रहे हैं, सब हैरानी और लालच से भर जाते हैं और तभी नीलामी शुरू हो जाती है। बीमस सबसे पहले एक छोटे से थॉरिफेंट को $800 में एक किसान साइमन को बेच देता है। उस थॉरिफेंट का नाम था मोस्ली। मोस्ली को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल डर और उदासी से भरा हुआ। वह अपनी माँ को आवाज देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और यहीं मोस्ली का बचपन वहीं छूट जाता है। अब कहानी हमें 25 साल आगे ले जाती है। मोस्ली अब बड़ा हो चुका है। उसकी एक पत्नी है बेला और एक प्यारा सा बेटा रू। हर रोज की तरह मोस्ली सुबह सुबह उठता है, अपना हल तैयार करता है और अपने मालिक साइमन को जगाता है। फिर वह खेत जोतने में लग जाता है। पूरा दिन बिना रुके बिना थके मोस्ली मेहनत करता रहता है। इसी दौरान वहाँ बीमस अपने दो साथियों शंख और ऑली के साथ आ पहुँचता है। फसल न होने वाले दिनों में बीमस दवाइयाँ बेचने का काम करता था। उसके साथ एक बूढ़ा थॉरिफेंट भी होता है जिसका नाम था टर्पिन। टर्पिन बीम्स के लिए बोझ ढोने का काम करता है। मोस्ली और रू टर्पिन को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ली उसे बचपन से जानता था। बीमस साइमन को अपनी दवाइयाँ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन को उस पर शक हो जाता है। वह सख्त लहजे में पूछता है, सच सच बताओ बीमस, तुम यहाँ आखिर लेने क्या आए हो? बीमस मुस्कुराकर कहता है, रू अब काफी बड़ा हो गया है, वो नीलामी के लिए तैयार है। ये सुनते ही साइमन साफ मना कर देता है। तब बीमस चालाकी से कहता है, तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। मैं तुम्हें रू के बदले तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन दे सकता हूँ। मोस्ली तुरंत आगे बढ़कर साइमन को समझाने की कोशिश करता है। वो जमीन बेकार है, वहाँ पत्थर और जड़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन बीमस और उसके साथी साइमन का मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम अपने जानवरों की बातें सुनते हो? यह सुनकर साइमन गुस्से में आ जाता है। वह मोस्ली पर पत्थर फेंकता है। चोट खाकर मोस्ली अंदर चला जाता है। उसी रात बेला मोस्ली को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही मोस्ली की आंखों में खुशी आ जाती है। थकान से टूटे हुए शरीर के साथ वह अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रू मोस्ली के पास आता है। वह उत्साहित होकर कहता है, मैंने छिपने के लिए एक गुफा ढूंढी है, आपको चलकर वो देखनी चाहिए। मोस्ली मना कर देता है, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बहुत काम है, हम किसी और दिन चलेंगे। लेकिन रू कहता है, मैंने उन गुफाओं में हमारे जैसे चित्र देखे हैं जिनके हाथ इंसानों जैसे हैं। यह सुनकर मोस्ली चौंक जाता है और वह रू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जुगनू रू के पास आने लगते हैं, जो उन्हें गुफा तक का रास्ता दिखाते हैं। जुगनुओं की रोशनी में वो दोनों उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा जमीन के अंदर बनी होती है। दोनों फिसलते हुए अंदर पहुंचते हैं। अंदर दीवारों पर थॉरिफेंट जैसे जानवरों के चित्र बने होते हैं, लेकिन उनके हाथ होते हैं। इन्हें कहा जाता था अपराइट्स। मोस्ली यह देखकर दंग रह जाता है। उसे पता चलता है कि ये थॉरिफेंट दो पैरों पर चलते थे और अपने हाथों से हर काम कर सकते थे। रू अपने पिता को आगे ले जाता है, लेकिन आगे गहरा अंधेरा होता है। रू डर कर कहता है, मैं यहाँ से आगे नहीं गया, जुगनू भी मेरे साथ नहीं जाते और मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है, क्या अपराइट्स सच में होते थे या ये बस किसी के बनाए हुए चित्र हैं? यह सुनते ही मोस्ली को अपना बचपन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि टर्पिन भी ऐसे ही चित्र बनाता था। टर्पिन बताया करता था, पहले हम भी अपराइट्स की तरह दो पैरों पर चला करते थे। सैकड़ों साल पहले थॉरिफेंट के दो परिवार थे। एक परिवार इंसानों के जुल्म और बुराई से बचने के लिए उत्तर की तरफ चला गया, लेकिन जो परिवार पीछे रह गया उस पर इंसानों ने भयानक अत्याचार किए। उन्हें जानवरों की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया गया। धीरे धीरे उनकी पीठ झुक गई और जो हाथ कभी काम आते थे वो बेकार होकर पैरों में बदल गए। मोस्ली गहरी सोच में डूबा हुआ टर्पिन से पूछता है, अगर अपराइट्स सच में थे तो फिर वो हमें बचाने क्यों नहीं आए? टर्पिन भारी आवाज में जवाब देता है, अपराइट्स को यही लगता था कि वही आखिरी बचे हुए थॉरिफेंट हैं। टर्पिन आगे बताता है, हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि एक दिन अपराइट्स जरूर लौटेंगे और हमें आजाद करेंगे। लेकिन तभी बीमस के भेजे हुए लोग और शिकारी वॉरफील्ड वहां पहुंच गए थे। उन्होंने छिपे हुए सभी थॉरिफेंट्स को पकड़ लिया और फिर बीमस ने सबको नीलाम कर दिया। इन सब बातों को याद करके मोस्ली का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अपराइट्स कभी थे ही नहीं, क्योंकि अगर होते तो वो हमें बचाने जरूर आते। मोस्ली रू से कहता है, अपराइट्स असली नहीं है, ये सब चित्र सिर्फ हमें बहकाने के लिए बनाए गए हैं। रू चुपचाप अपने पिता की बात मान लेता है और दोनों वहाँ से वापस घर लौट आते हैं। घर पहुँचते ही रू सो जाता है। तभी बेला मोस्ली के पास आती है और कहती है, तुम्हें उस गुफा में आगे जाना चाहिए था, वहीं से हम अपराइट्स तक पहुँच सकते थे। लेकिन मोस्ली उसका यकीन नहीं करता। वह कहता है, ये सिर्फ एक परी कथा है, अपराइट्स कुछ नहीं होते। तभी बाहर से बीमस की आवाज आती है। वो साइमन को रू को बेचने के लिए मना रहा होता है। आखिरकार साइमन मान जाता है। वो पास वाली जमीन के बदले रू को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है, जैसे ही दूसरा बछड़ा पैदा होगा तुम रू को ले जा सकते हो। ये सुनते ही मोस्ली और बेला दोनों डर जाते हैं। बेला कांपती आवाज में कहती है, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अपराइट्स तक जाना ही होगा, वही हमें और हमारे बेटे को बचा सकते हैं। लेकिन मोस्ली फिर भी मना कर देता है, मैं सुबह साइमन से बात करूंगा। अगली सुबह साइमन अपने नए खेत को जोतने के लिए हल चलवाता है, लेकिन जमीन पूरी तरह से बेकार निकलती है। फिर भी साइमन को लगता है कि मोस्ली नाटक कर रहा है। गुस्से में वह मोस्ली को बुरी तरह कोड़े मारता है। दर्द से कराहता हुआ मोस्ली पूरी ताकत लगाकर हल खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हल टूट जाता है और मोस्ली दूर जाकर गिर पड़ता है। अब साइमन को समझ आ जाता है कि वो जमीन सच में बेकार थी। वह
बीमस पर भड़क जाता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। इस सब को देखकर मोस्टली के अंदर एक आग जल उठती है। वो समझ जाता है चाहे हम इंसानों के कितने ही वफादार क्यों न बन जाए, वो हमें हमेशा गुलाम ही समझेंगे। और तभी मोस्टली एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है, मैं अपराइट्स को ढूंढूंगा और अपने परिवार को इंसानों से आजाद करवाऊंगा। रू अपने पिता के पास आता है। मैं अपराइट्स को ढूंढने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस न आऊँ तुम एक पापा की तरह अपनी माँ का ख्याल रखना और घर के सारे काम करना। रू भारी दिल से उसकी बात मान लेता है। मोस्टली पूरी रफ्तार से गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है। साइमन और बीमस उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। मोस्टली एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप जाता है। गुस्से से पागल साइमन सीधे बेला के पास जाकर पूछता है वो कहाँ गया, लेकिन बेला कुछ नहीं बताती। गुस्से में साइमन घर के गेट पर ताला लगा देता है ताकि वो बाहर न जा सके। बीमस कहता है मैं मोस्टली को वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। साइमन उसकी बात अनसुनी कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शंख बीमस से कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बीमस ठंडी मुस्कान के साथ कहता है आज जा रहे हैं, लेकिन कल वापस आएंगे, क्योंकि अब हम वॉरफील्ड को लेने जा रहे हैं। वो थॉरीफेंट्स को पकड़ने में सबसे माहिर शिकारी है। बीमस वॉरफील्ड के गांव पहुंचता है। गांव वाले बीमस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उन्हें नकली दवाइयां बेची थी, लेकिन बीमस किसी की नहीं सुनता। वो सीधा वॉरफील्ड से मिलने बार में चला जाता है। बार के बाहर एक थॉरीफेंट बंधा हुआ होता है। उसे हाल ही में वॉरफील्ड ने पकड़ा था। वो डरा हुआ सहमा हुआ था। टर्पिन उसके पास जाता है। वो कांपती आवाज में बताता है उत्तर की तरफ जंगल में एक सिंकहोल है, वहाँ मुझे गुफाएं मिली थी जिनमें अपराइट्स के चित्र बने हुए थे। मैं आगे बढ़ा ही था कि लेकिन तभी वो समझ जाता है ये सब वॉरफील्ड का बिछाया हुआ एक जाल था। उधर हमें मोस्टली को दिखाया जाता है जो अपराइट्स की गुफाओं में और आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन अचानक वह वॉरफील्ड के बनाए हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। मोस्टली बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि वह निकल नहीं पाता। वह चारों तरफ देखता है। वहाँ थॉरीफेंट्स के कटे हुए सींग पड़े होते हैं, टूटी हुई तलवारें और खून के निशान। ये देखकर मोस्टली का दिल दहल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अगली सुबह हमें वॉरफील्ड को बीमस के साथ साइमन के फार्म पर पहुंचते हुए दिखाया जाता है। साइमन शिकारी से कहता है अगर तुम मोस्टली को ढूंढकर मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें $350 दूंगा। वॉरफील्ड बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ये देखकर रू उसे रोकने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन टर्पिन उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे नहीं पता वो तुम्हारे डैड के साथ क्या करेगा, लेकिन तुम्हें यहीं रुकना हो। तुम्हारी माँ को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बहुत जल्द बछड़ा आने वाला है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। रू यह सुनकर चुप हो जाता है। वह हालात को समझ जाता है। उधर बीमस अपने साथी शंख और ओली से कहता है वॉरफील्ड ने जंगल में एक खतरनाक ट्रैप बिछा रखा है। सभी थॉरीफेंट उसी जाल में फंसते हैं। तुम्हें उस ट्रैप का पता लगाना होगा। शंख को ये आइडिया काफी पसंद आता है और दोनों चुपचाप वॉरफील्ड का पीछा करने लगते हैं। इधर मोस्टली डरा हुआ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा होता है। तभी वॉरफील्ड वहाँ पहुँच जाता है। वह नीचे झांक कर कहता है मैं तुम्हें वापस साइमन के पास ले जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सींग काट लूंगा। ये सुनते ही मोस्टली कांप उठता है। तभी ओली और शंख भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो गुफाओं की दीवारों को देखकर कहते हैं ये सारे चित्र वॉरफील्ड ने बनाए हैं। वॉरफील्ड समझ जाता है कि उसका राज खुलने वाला है। गुस्से में वह शंख और ओली को भी पकड़कर उसी गड्ढे में फेंक देता है। इसी अफरा तफरी में मोस्टली ओली की मदद से गड्ढे से बाहर निकल जाता है और जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वह भागते भागते एक झरने के किनारे पहुँच जाता है। चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वॉरफील्ड उसे रोकने के लिए अपने तीर से हमला करता है, लेकिन तभी एक जुगनू वॉरफील्ड का ध्यान भटका देता है और मोस्टली की जान बच जाती है। मोस्टली एक ऊंची चट्टान पर छलांग लगाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ जाता है। वह नीचे गिर जाता है। वॉरफील्ड को लगता है कि मोस्टली मर चुका है। वह उसकी बॉडी देखने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वहाँ मोस्टली नहीं मिलता। जब मोस्टली की आंख खुलती है तो वह खुद को झरने के पीछे पाता है। गिरते समय वह झरने के पीछे जा पहुंचा था। मोस्टली चारों तरफ देखता है और तभी उसकी नजर 3 थॉरीफेंट्स पर पड़ती है। उनके नाम थे वार्नी, डीवर और गेलीन। वो तीनों 2 पैरों पर चल रहे थे। ये देखकर मोस्टली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है अपराइट्स सच में मौजूद है। गेलीन एक बहुत बूढ़ा अपराइट होता है। उसकी यादें धुंधली पड़ चुकी होती हैं। वह अक्सर बच्चों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसके भीतर एक भूला हुआ इतिहास अब भी जिंदा होता है। जब वार्नी और डीवर मोस्टली को देखते हैं तो पहले उन्हें लगता है कि वो कोई दुश्मन है। दोनों सतर्क हो जाते हैं। मोस्टली जल्दी से कहता है मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी एक थॉरीफेंट हूँ। वार्नी हैरानी से पूछता है अगर तुम थॉरीफेंट हो तो तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने और तुम इतने झुके हुए क्यों हो? लेकिन डीवर मोस्टली के 4 पैरों को देखकर तुरंत समझ जाता है ये हम जैसा नहीं है, ये दूसरी फैमिली से है। तीनों एक साथ बैठते हैं और बात करना शुरू करते हैं। मोस्टली गैलीन के बारे में पूछता है। वार्नी बताता है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन वो अपने उन दोस्तों को आज भी याद करता है जो इन दीवारों पर बने चित्रों में है। वार्नी आगे बताता है शुरुआत में अपराइट्स ने इंसानों से बचने के लिए उत्तर की तरफ प्रस्थान किया था। गैलीन भी उन्हीं में से एक था। असल में वही हमें यहाँ लेकर आया। उसके पास जुगनुओं से जुड़ी एक खास पावर है और वही पावर हमें यहाँ खींच लाई। ये सुनकर मोस्टली खुशी से भर जाता है। वो कहता है जुगनू ही मुझे भी यहाँ लेकर आए थे। डीवर भावुक होकर कहता है हमें लगा था कि थॉरीफेंट की दूसरी फैमिली को इंसानों ने मार दिया होगा। मोस्टली सिर झुकाकर जवाब देता है ऐसा नहीं हुआ। जब हमारे पूर्वज चले गए थे तब हम पीछे रह गए और इंसानों के लिए काम करते करते हम इसी रूप में बदल गए, लेकिन अब भविष्यवाणी सच होगी। अपराइट्स हम सबको बचाएंगे। इसके लिए हमें कीनेसेरत जाना होगा, वहाँ से सेना लेकर आनी होगी। वार्नी बिना देर किए कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तीनों कीनेसेरत की ओर रवाना हो जाते हैं। मोस्टली का दिल उम्मीद से भर जाता है। चलते चलते डीवर मोस्टली को उंगलियों की अहमियत समझाता है। इन उंगलियों की मदद से हम कोई भी काम कर सकते हैं और इन सब में थंब राजा होता है। डीवर मजाक में मोस्टली
मोस्टली की पीठ खुजलाता है। गैलीन जोर से हंस पड़ता है और उसी पल से वो मोस्टली का अच्छा दोस्त बन जाता है। अब वो मोस्टली का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। अब हमें फिर से शिकारी वारफील्ड को दिखाया जाता है। वो चट्टानों के बीच मोस्टली को ढूंढ रहा होता है। उसे झरने के पीछे छिपी हुई उस जगह का पता चल जाता है और वो उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। मोस्टली और उसके साथी लगातार चलते रहते हैं। कीनेसेरत काफी दूर होता है। चलते चलते रात हो जाती है और सुबह होते होते वो एक भुतिया घाटी के किनारे पहुंच जाते हैं। घाटी के उस पार कीनेसेरत होता है। वार्नी गंभीर आवाज में कहता है, ये घाटी भुतिया है, हमें इसके किनारे किनारे चलना होगा। कहा जाता है कि दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी घाटी में एक खास पेड़ है जिसकी एक आत्मा रक्षा करती है। आज तक जो भी इस घाटी के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। तभी मोस्टली को घाटी के भीतर एक सुरंग दिखाई देती है। वो कहता है, अगर हम इस सुरंग से जाए तो जल्दी शहर पहुंच सकते हैं। तीनों सुरंग के अंदर बढ़ते हैं लेकिन सुरंग भुतिया होती है। अचानक पेड़ उनके ऊपर गिरने लगते हैं। किसी तरह वो जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। अब वो घाटी के साइड से आगे बढ़ते हैं। रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। मोस्टली उन्हें अपने परिवार के बारे में बताता है। मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, इसलिए हमें जल्दी से कीनेसेरत पहुंचना होगा और सेना लेकर लौटना होगा। सब सो जाते हैं। रात में मोस्टली की आंख खुलती है। वो देखता है गैलीन जुगनुओं के पीछे पीछे कहीं जा रहा है। मोस्टली डीवर और वार्नी को जगाता है। तीनों गैलीन के पीछे पीछे एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं। गैलीन को समझ आ जाता है वारफील्ड उनके पीछे आ चुका है और सच में वारफील्ड वहां आ पहुंचता है। वार्नी और डीवर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं लेकिन गैलीन मोस्टली से कहता है, हमें इन जुगनुओं पर भरोसा करना होगा, यही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मोस्टली एक पल की भी देर नहीं करता। वो सीधे क्लिफ से नीचे कूद जाता है और तभी जुगनू उसे थाम लेते हैं। मोस्टली हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर वार्नी भी नीचे कूद जाता है। जुगनू तीनों को बचाकर शिकारी से काफी दूर ले जाते हैं। अब वार्नी और डीवर को भी पूरा यकीन हो जाता है जुगनुओं में वाकई मैजिकल पावर है। तीनों फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वारफील्ड अब भी उनके पीछे है। उधर हमें साइमन के फार्म पर दिखाया जाता है। टर्पिन रू को काम करना सिखा रहा होता है। वो प्यार से कहता है, बहुत जल्द तुम्हारा भाई या बहन इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी बीमस के पास एक आदमी आकर खबर देता है, कोई तुम्हारे पुराने थॉरीफेंट को खरीदना चाहता है। ये सुनते ही बीमस की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत टर्पिन को चलने को कहता है। ये देखकर रू बहुत उदास हो जाता है। वो टर्पिन से कहता है, आपने कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे। टर्पिन भारी दिल से जवाब देता है, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम अपनी माँ का ख्याल रखना जब तक तुम्हारे डैड वापस नहीं आ जाते। बीमस टर्पिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो साइमन से कहता है, हमारी डील के मुताबिक मैं जल्द ही रू को लेने आऊंगा। उधर मोस्टली और उसके साथी कीनेसेरत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। कीनेसेरत शहर को देखकर मोस्टली बेहद खुश हो जाता है। शहर बेहद खूबसूरत होता है। वार्नी मोस्टली को सच बताने की कोशिश करता है लेकिन मोस्टली उसकी बात सुनता ही नहीं। खुशी में वो शहर के अंदर चला जाता है। वहाँ के थॉरीफेंट्स को देखकर मोस्टली की आंखें चमक उठती हैं। वो देखता है सब घरों में रहते हैं, आजाद हैं, लेकिन तभी एक सच्चाई सामने आती है। वहाँ कोई आर्मी नहीं होती और वहाँ के सारे थॉरीफेंट बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। वार्नी शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला था। कीनेसेरत में कोई आर्मी नहीं है, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। मोस्टली टूटे हुए लहजे में पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वार्नी जवाब देता है, क्योंकि हम मर रहे हैं। पिछले 100 सालों से यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बहुत जल्द हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि इंसान हमें कमजोर समझते हैं और तुम भी खुद को कम आंकते हो, इसीलिए तुम इंसानों का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने तुम्हें अपना पालतू बना लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम तुम्हारे साथ हैं और हम मिलकर तुम्हारे परिवार को बचाएं। मोस्टली पूरी तरह हिम्मत हार चुका होता है। वो कहता है, मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों का सामना कर पाएंगे। तभी वार्नी कहता है, हमें रानी से बात करनी चाहिए। मोस्टली कुछ सोचकर मान जाता है। रात को महल में एक सभा बुलाई जाती है। मोस्टली देखता है महल उसी भुतिया घाटी के सामने बना होता है। वार्नी बताता है, ये शहर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन बाद में एक शाप लगा जिससे ये घाटी भुतिया बन गई और यहाँ उगने वाले फल गायब हो गए। रानी मोस्टली से कहती है, हमें नहीं पता था कि हमारा एक परिवार सालों से इंसानों के जुल्म सह रहा है, वरना हम तुम्हें बचाने जरूर आते, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी थॉरीफेंट अपने बनाए हुए हथियार बाहर निकाल लेते हैं। वो सब मोस्टली के परिवार को बचाने के लिए तैयार होते हैं। तभी एक गार्ड आकर खबर देता है, शिकारी आ गया है। सभी गेट की तरफ दौड़ते हैं। वो सब मोस्टली का साथ देने के लिए शिकारी पर हमला करते हैं, लेकिन वो सब बहुत बूढ़े होते हैं। उनके वार का शिकारी पर कोई असर नहीं होता। शिकारी अपने तीर से गैलीन को घायल कर देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। मोस्टली गैलीन को लेकर महल के अंदर चला जाता है, लेकिन गैलीन दम तोड़ देता है। मोस्टली टूट जाता है क्योंकि गैलीन उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका होता है। गुस्से में मोस्टली शिकारी पर हमला करने निकल पड़ता है। तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम उसे रोक लेंगे। मोस्टली कहता है, तुम सब बहुत बूढ़े हो चुके हो, वो तुम सबको मार देगा और तुम सब मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तभी मोस्टली को जुगनू दिखाई देते हैं और उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है, मुझे शिकारी को भुतिया घाटी में ले जाना होगा, वहीं उसे फंसाया जा सकता है। डीवर घबरा कर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम घाटी में गए तो खुद भी फंस जाओगे या मर जाओगे। मोस्टली कहता है, मुझे ये करना ही हो। रानी आगे बढ़कर कहती है, जब तुम घाटी में जाओगे तो तुम्हें एक जीवित वृक्ष दिखाई देगा, अगर वो पेड़ तुम्हें मिल जाए तो उसका फल खा लेना, उससे तुम भी एक अपराइट बन जाओ। उधर हमें बेला को दिखाया जाता है। उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी होती है। दर्द से कराहती हुई वो रू से कहती है, जल्दी साइमन को बुला कर लाओ, मुझे उसकी मदद चाहिए। रू डरते डरते साइमन के पास जाता है। वो हिम्मत जुटाकर उसे जगाता है और कहता है, मेरी माँ को आपकी जरूरत है। ये सुनकर साइमन भी पिघल जाता है। वो बेला की मदद करने चला जाता है। कीनेसेरत में वारफील्ड गेट तोड़कर शहर के अंदर घुस चुका होता है। मोस्टली जानबूझकर उसे अपने पीछे आने के लिए उकसाता है। वारफील्ड उसके पीछे पीछे एक बड़े से बाग में पहुंच जाता है, जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। मोस्टली को जुगनू दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे बढ़ता है और
तभी उसकी नजर जादुई पेड़ पर पड़ती है। वारफील्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मोस्ली पर तीर से हमला करता है। मोस्ली घायल हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता। अब उसे यकीन हो चुका होता है वो शिकारी का सामना कर सकता है। मोस्ली और वारफील्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वारफील्ड मोस्ली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मोस्ली पूरी ताकत से उसे मारता है। मोस्ली जादुई पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसका फल खा सके, लेकिन वारफील्ड एक बार फिर तीर से हमला करता है। मोस्ली गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी वो आगे बढ़ता है लेकिन तभी जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। मोस्ली अब लगभग टूट चुका होता है। वारफील्ड उसे पूरी तरह खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उस बाघ की जादुई आत्मा प्रकट होती है। इसे कहा जाता है गार्जियन। गार्जियन वारफील्ड को रोक लेता है और उसे जोर से मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो आत्मा मोस्ली को उठाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वारफील्ड उसी भूतिया घाटी में फंस जाता है क्योंकि वो घाटी एक बुलबुलियां होती है जहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। किने से रथ में सभी को लगता है कि मोस्ली मर गया है, लेकिन तभी वही आत्मा मोस्ली को शहर के बीच ले आती है। अब मोस्ली समझ जाता है ये आत्मा हमेशा उसके साथ थी। गार्जियन मोस्ली से पूछती है तुम क्या चाहते हो? मोस्ली आंखों में आंसू लिए कहता है मैं अपने परिवार को आजाद करवाना चाहता हूँ। गार्जियन मुस्कुराती है और मोस्ली को जादुई फल देती है। उधर आज वो दिन होता है जब बीमस रू को नीलामी के लिए ले जाने वाला होता है क्योंकि बेला की बेटी रोजी पैदा हो चुकी होती है। बेला दुखी होती है। रू अपनी छोटी बहन से कहता है माँ का ख्याल रखना। बीमस रू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी बेला की नजर एक विशालकाय अपराइट पर पड़ती है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। वो और कोई नहीं मोस्ली होता है। बेला खुशी से रो पड़ती है। मोस्ली का शरीर अब पहले से काफी बड़ा और ताकतवर होता है। मोस्ली साइमन से कहता है मैं अपने परिवार को लेने आया हूँ। गुस्से में साइमन मोस्ली पर कोड़े से हमला करता है लेकिन मोस्ली उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर मोस्ली अपने परिवार से मिलता है और उन्हें भी जादुई फल खिलाता है। जैसे ही वो फल खाते हैं बेला, रू और रोजी तीनों अपराइट्स में तब्दील हो जाते हैं। अब सब आजाद होते हैं, खुश होते हैं और एक साथ कीने सिरत की तरफ निकल जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि परिवार के लिए लड़ी गई लड़ाई सबसे बड़ी जंग होती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि उम्मीद कभी मरती नहीं।